अब एक ही वीडियो काफ़ी है आपके लिए क्लास 8th की संस्कृत बुक रुचिरा को पढ़ने और उसका हिंदी अर्थ जानने के लिए। जी हाँ, तो आप इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8th की संस्कृत बुक रुचिरा का पठन और उसका हिंदी में अर्थ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ संख्या 1 की ओर। तो ध्यान रखें, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक शब्द को अच्छे से पकड़ें, क्योंकि पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम पठन कहते हैं। पढ़ने के बाद हम लिख सकते हैं, लिखने के बाद हम बोल सकते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ इसे आप सुनेंगे, समझेंगे। तो ध्यान दें, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी संस्कृत की बुक जो है मात्र 1 घंटा या कुछ मिनट में ख़त्म हो जाएगी और साल भर की संस्कृत की बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर हर दिन आप इसे रिपीट करेंगे तो ये तो आपको एकदम से याद हो जाएगी। तो संस्कृत मुश्किल नहीं है। तो इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर। ये है हमारा प्रथम पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। यहाँ हिंदी में सुभाषितानि का अर्थ जो है वो अच्छे से लिखा है। मेरे ख्याल से आप इसे पढ़ लेंगे और आप इसे पढ़ने के बाद समझ लेंगे। यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, संस्कृत की पुस्तकें। सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम, ये कुछ ग्रंथों के नाम हैं जो आपके लिए नए हैं। तो आप इन ग्रंथों को जब गूगल में सर्च करेंगे ना, तो वहाँ आपको ये सब ग्रंथ जो हैं पूरे मिल जाएंगे और आप समझ सकेंगे कि ये हैं क्या। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है इन्हें पढ़ना, श्लोकों को, और उसके बाद समझना। सुभाषितानि में श्लोक यहाँ लिखे गए हैं, मैं आपको वो संस्कृत में गा करके और उनके हिंदी मीनिंग जो है वो सुनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये है श्लोक संख्या 1, जिसका हिंदी में मैं आपको अभी मीनिंग बता रहा हूँ। जिसका हिंदी में मीनिंग है कि जो गुण हैं वो गुणवान व्यक्तियों में होते हैं, किंतु जो गुणहीन व्यक्ति है उसको पाकर के वो गुण जो है दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ जो हैं वो मीठे पानी वाली होती हैं ना, वो पर्वत से निकलती हैं, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वो पीने योग्य नहीं रहती। तो ये था श्लोक संख्या 1 का अर्थ। तो अब बढ़ते हैं हम आगे श्लोक संख्या 2 की ओर। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषानहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद् भागधेयं परमं पशूनां। रियलिटी में पूंछ और सींग के बिना भी पशु है, जो घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि उन्हें घास नहीं खाना पड़ता। तो ये था हमारा श्लोक संख्या 2 का मीनिंग। तो अब हम आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 की। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। ये था हमारा श्लोक संख्या 3। आप इसे बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से बोलना आ जाएगा। तो अब इसका हिंदी अर्थ ये है कि जो लालची व्यक्ति होता है उसके यश, चुगलखोर की जो दोस्ती होती है, और कर्महीन जो काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का जो कुल है, अर्थ या धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता और बुरी
आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, और कंजूस का सुख, और जो आलस करने वाला मंत्री है उसका जो राजा, उसकी जो सत्ता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करनी चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, और कर्महीन नहीं बनना चाहिए, और धर्म का अनुसरण करना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, और कंजूसी इत्यादि हमें नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक की सीख है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 4 की ओर। श्लोक संख्या 4। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ये था श्लोक संख्या 4। अब मैं इसका आपको हिंदी में अर्थ बताता हूँ। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो अच्छे लोग जिनको सज्जन कहते हैं और बुरे लोग जिनको दुर्जन कहते हैं, ऐसे लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। सूक्ति होती है अच्छी उक्ति, अच्छे वचन। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, ठीक है, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुविः धन्यामहीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले विमुख नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष हमेशा परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से हमेशा लोगों का भलाई करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो अब आगे वाला जो श्लोक है वो है इस प्रकार से। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। तो इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। अर्थ है कि निश्चय ही विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोच लेना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को समस्या का शुरू से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या जब सामने आती है तब हम जो है आग लगी हो घर में और कुआं खोदने निकलें तो तब तक तो घर जो है वो जल जाएगा। तो ये था हमारा प्रथम पाठ जिसे हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम पाठ संख्या 2 की ओर। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे पाठ संख्या। द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, ये है इस कवि पाठ का नाम। पंचतंत्र का नाम तो आपने सुन रखा होगा। तो ये जो कहानी है पंचतंत्र से ही ली गई है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। उनमें जो तृतीय तंत्र है उसका नाम है काकोलूकियम। क्या नाम है उसका? काकोलूकियम। तो काकोलूकियम जो है वो तृतीय तंत्र है। उसी में से ये कहानी ली गई है जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर
और पढ़ते हैं इसको। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनना। कस्मिंश्चित् वने, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन्, वह किसी समय इधर उधर घूम रहा था। क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, भूख प्यास से कहीं पर भी उसको जो है वो खाना नहीं मिल रहा था। क्या हुआ फिर? तत्समये तत्सूर्यास्त समय एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंतयत। तब क्या हुआ कि सूर्यास्त के समय में उसने एक बड़ी गुफा देखी और उसको देख के उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, कोई जीव जो है वो यहाँ पर रात को आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, यहीं पर रह करके बैठ करके देखता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कौन इस गुफा में आता है। तो एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी समय वहाँ पर दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ जो है वो सामने गुफा के आ गया। तो साचा यावत पश्यति, वो यहाँ देखता है, तावत तावत सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वहीं पर उसको शेर के पाँव के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए वो पाँव के निशान नहीं दिखते। श्रृगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा। क्या सोचा? अहो, अरे, अहो, अहो होता है अरे, अरे क्या? विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि, खत्म हो गया अरे मैं तो। नूनम नूनम अवश्य अस्मिन् विले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, इस विल में शेर है ऐसा सोचता है। तत्किम करवानी, तो मैं अब क्या करूं? एवं विचिन्त्य, ऐसा ही सोच करके, अब ऐसा ही वो सोच रहा होता है तो दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही वो आवाज करने लगा। रवम होती है आवाज। भो बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम ना, क्या नहीं, स्मरसी, क्या तुमने याद नहीं रखा, यन्मया त्वया सह कृतो अस्ति, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यदाहम, जो मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था कि जब मैं बाह्यतः, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, लौट के आऊँगा या लौट के आऊँगी, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। आकार, पुकार। यदि त्वं माम नाह्वायसि तर्हि अहम द्वितीयं विलं यास्यामि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे विल में चला जाऊंगा। इति, ऐसा कहता है वो। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, ऐसा सुनकर के शेर ने सोचा। क्या सोचा? नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, ये स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, स्वामी को हमेशा बुलाती है। परंतु मद भयात, परंतु मेरे डर से ना किंचित वदती, कुछ भी ये नहीं बोल रही है। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो शेर है वो सोचता है कि मेरे डर से ये कुछ सोच नहीं, क्योंकि मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ और मेरे से ये डर रही है गुफा। अतः साध्विदम उच्यते, क्योंकि साधु भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चादिको भवेत्, यानी कि डरे हुआ मन जो है ऐसे हालात में हाथ पांव आदि जो क्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती। और जो वाणी है, प्रवर्तन्ते न वाणी, जो हमारी आवाज़ है वो भी निकलती, और जो शरीर है वो कांपने लग जाता है। तद अहम अस्याह्वानम करोमि,
तो क्या करता हूँ, आज गुफा की जगह मैं ही इसका आवाहन करता हूँ। एवं ये ऐसे और सा विले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, वह गुफा में प्रवेश करता है और सोचता है कि मुझे भोजन मिलेगा। इत्थम विचारे सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ये विचार करके अचानक से गीदड़ का आवाहन करता है। कौन? शेर। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वायत, शेर की जो जोर से जो आवाज़ थी उससे वो जो गुफा है वो गीदड़ को बुलाने लगी। ठीक है। अनेना अन्यो अपि पशवः भयभीतः, इससे जो बाकी वाले पशु हैं वो भी भयभीत हो गए, अववन हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना, गीदड़ भी दूर चला गया। इमम अपठत, और ऐसे पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? अनागतम यः कुरुते सशोभते साशोच्यते यो न करोत्यनागतम् वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो इस तरह से वह कहता है कि जो आए हुए संकट को, है ना, जो अच्छे से उसका निवारण नहीं करता वो क्या होता है? दुखी रहता है। ठीक है। और आगे इस तरह से कहता है कि आने वाले कल का उपाय नहीं करता, जो आने वाले कल का उपाय ही नहीं सोचता, ऐसा इंसान जो है हमेशा दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो ये आज बिल की वाणी जो है वो कहाँ से आने लग गई? तो ये था द्वितीय पाठ जो आपने पढ़ लिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पाठ संख्या 3। डिजी भारतम, इसकी जो हिंदी है, हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है। तो ये पाठ जो है उसी डिजिटल इंडिया पे आधारित है। तो आप इस पाठ को पढ़ें और मैं आपको इसको पढ़ के और इसका हिंदी अर्थ जो है आपको बताने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है। तो अब हम जो है वो पढ़ते हैं डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता आतिष्ठत। तो यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया। अब मैं इसकी आपको हिंदी जो है वो भी बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी हिंदी जानते हैं। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई जाती है। इस शब्द का क्या भाव है? ये मन में जिज्ञासा पैदा होती है। ठीक है, जिज्ञासा पैदा होती है। तो समय के बदलने के साथ साथ
मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान जो था मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में ताड़ के पत्र और कलम के आविष्कार से सभी ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर चुके थे। टाइप की मशीन, जिसको टाइपराइटर कहते हैं, है ना, इसके आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री जो है टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। तो यहाँ तक हिंदी में मैंने आपको मीनिंग बताया। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यसि इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो मैं अब आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था ना, तो अब उसके आगे का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक विज्ञान संबंधी तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी हो गई। ऐसा विश्वास है कि कमी हुई भी है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा और हुआ भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसे पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। अधुना क्या लिखा है? अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोग कहते हैं ऐप को, मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। तो यहाँ तक का अर्थ है कि अब बाजार में वस्तुओं चीज़ों को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुत प्रकार के ऐप्स रुपए पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता
अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तो इसका अर्थ है कि कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज़ के टिकट की ज़रूरत अनिवार्यता रूप से नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव ही नहीं होती। सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क को दे दिया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है कोरिलेट करेंगे ना, हिंदी के अर्थ को थोड़ा थोड़ा। जैसे हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल कहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ हॉस्पिटल लिखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यद्वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः, कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं, फलक्रियार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितकर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। तो ये था हमारा पाठ। अब मैं इसको आपको हिंदी का अर्थ बताने जा रहा हूँ। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। ठीक है। जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक, इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की भी ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कॉपी अथवा कागज़ की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। और जब हम कभी गायब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अननोन रोड, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए जो है वो मानचित्र की, नक्शे की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस, होटल के कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फ़ीस देने के लिए और विद्यालय और महाविद्यालय में फ़ीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या, दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता ही काफ़ी है। डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा पाठ जिसे हमने पढ़ लिया। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। ये जो कविता है ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा विरचित है। आप इसका हिंदी में यहाँ पर जो कविता का शॉर्ट समराइजेशन है उसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कविता में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ये कविता है, इसको हम लोग गा करके भी बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो चलो आगे, आगे की ओर कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। ये थी पहली पंक्तियाँ।
गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। तो अब आगे बढ़ते हैं। पथिपाषाण विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका अर्थ है कि रास्ते में अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे आगे कदम रखो। तो अब आगे बढ़ते हैं। जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। डर को छोड़ो और अपनी शक्ति, अपनी ताकत को याद करो। उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो और लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो। हमेशा आगे की ओर ही कदम रखो। तो ये थी हमारी कविता, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने ये लिखी हुई है और हमने इस कविता को पढ़ लिया है। ये हमारा था चतुर्थ पाठ। तो अब हम बढ़ते हैं पाठ संख्या 5 की ओर। पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। यहाँ हिंदी में इसका समराइज़ किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये कहानी है पंचतंत्र की ही वेस्ट कहानी है, इसको मैं आपको सुनाता हूँ। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो यहाँ तक मैं आपको हिंदी का अर्थ बताने जा रहा हूँ कि एक चंचल नाम का व्याध था, शिकारी था। पक्षी और हिरण आदि से वो अपनी जो था जीविका चलाता था। एक दिन उसने जंगल में जाल बिछा करके घर आया। अगले दिन जब वो प्रातःकाल वन गया, वहाँ जाकर के उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर फंसा हुआ था। सो अचिंतयत, तो उसने सोच व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्र ने जो है निवेदन किया। भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात वही निरसारयत। तभी उस शिकारी ने उस शेर को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, जो व्याघ्र था वो थका हुआ था। सो आवदत, वो बोला, भो मानव पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल ला करके मेरी जो है प्यास वो मिटाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र ने जो जल पिया तो उसके बाद फिर से उसने कोई दूसरी डिमांड। व्याधम आवदत शमय में पिपासा, पुनः उसने क्या कहा कि मेरी पिपासा जो है वो ख़त्म हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मुझे भूख भी लगी हुई है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम
आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया। त्वया मिथ्यावनितम, तूने झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे ही खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, जो भूख है उसके लिए कोई भी काम गलत नहीं है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब जो है वो स्वार्थ में ही डूबा हुआ है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोली, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि यहाँ पर फैला करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, रियलिटी में यही है कि सब जो है वो स्वार्थ में ही डूबा हुआ है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पेड़ से भी पूछा। वृक्षः अवदत्, तो पेड़ क्या बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारैः, फिर क्या करते हैं, कुठार से प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, कुठार उठा करके हमें कष्ट भी दे देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहाँ भी सुराख कर देते हैं, उसे काट देते हैं। सर्वा स्वार्थम समीयते, सच ही कहा है किसी ने कि सब अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। समीपे एका लोमशिका वदरी गुल्मानाम पृष्ठे लीना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास में ही बैर के पेड़ों के पीछे छुपी हुई एक लोमड़ी जो है ये सारी बातें सुन रही होती है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, का वार्ता, वह अचानक से चंचल को पास में बुला करके कहने लगी कि क्या बात हो गई। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, कौन, शिकारी। अहह मातृस्वसः, अरे 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 अरे, हमारी माता की बहन अर्थात हमारी मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, अच्छे ही समय पर तुम हमारे सामने आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं सा लोमशिखायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, तब उसने लोमशिका नाम की लोमड़ी को सारी कथा जो है वो सुनाई। लोमशिका चंचलम आकथयत बाड़म, लोमशिका चंचल को कहती है, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फिर से बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति, ये बोली शेर को कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। ये अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ये मैं देखना चाहती हूँ, लोमड़ी कहती है। ठीक है। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, व्याघ्र वो सारी बात बताने के लिए उस जाल में फिर से प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने कहा, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, फिर से कूद करके दिखाओ। सा तथैव समाचरेत, वह फिर से वैसा ही करता है जैसा उसने पहले किया था। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, ज़्यादा बार कूदने से वह फिर से थक गया। जाले बद्धः सा व्याघ्रः क्लांतः सन, जाल में बंधा हुआ वह शेर जो था वो थक गया था। निस्सहायो भूत्वा तत्र आपतत, और निस्सहाय होकर के वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा भी जो है वो मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम आवदत, लोमशिका व्याघ्र को बोली, क्या बोली, सत्या त्वया बनितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही बोला गया है। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब जो है स्वार्थ में ही डूबा हुआ है। यहाँ तक था हमारा 5वां पाठ जो कि हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं पाठ संख्या 6 की ओर और फटाफट पढ़ते हैं पाठ संख्या 6। षष्ठ पाठः, गृहम शून्यम सुताम विना, घर शून्य है लड़की के बिना। तो यहाँ हिंदी में इस बारे में सब बताया हुआ है कि कन्याओं की हत्या को रोकने के लिए ये जो पाठ है वो हमारे सिलेबस में डाला गया है ताकि हम इसे पढ़ करके जागरूक हो सकें।
पाठ यहाँ से शुरू होता है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों के छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सब खुशी से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी भ्रातृजाया बहन की घरवाली उदासीन दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी भाभी तुम चिंतित दिखाई देती हो, क्या सब ठीक तो है? माला आम शालिनी हाँ शालिनी सब ठीक है। कुशलिनी अहम मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय लाऊं? शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि रात्रि में सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन करते हुए समय भी माला की जो मनोदशा वो ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती लेकिन वो मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेशः भगिनी शालिनी राकेश बहन शालिनी दिष्ट्या तुम समागता सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक बैठक अचानक से जो है वो डिसाइड हो गई। अद्यैव मालायाः चिकित्सकाया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का जो है वो डॉक्टर से मिलने का समय भी निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाद्य। डॉक्टर के कहने के अनुसार जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा करना। शालिनी किम अभवत् शालिनी कहती है क्या हो गया? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी की सेहत ठीक नहीं है क्या? अहम तु ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि मैं तो कल से देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति वह ठीक नहीं लग रही है। इति प्रतीयते स्म ये मैं भी सोच रही थी। राकेशः चिंतनीयाः विषयः नास्ति। चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ बस जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। रास्ते में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए एक दूसरे से बात करती हैं। शालिनी किम अभवत् शालिनी क्या हुआ? भ्रातृजाए का समस्या अस्ति। भाभी क्या समस्या है? माला शालिनी को कहती है कि अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ जो है अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम। तुम्हारे भैया का कहना है कि इसका जो है जेंडर आइडेंटिफाइड करवाओ जाके डॉक्टर से। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। अगर पेट में लड़की है तो गर्भ जो है वो गिरा दो। अहम अतीव उद्विग्नास्मि मैं बहुत ही दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। तुम्हारे भैया तो बात ही नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भैया ऐसा सोचने के लिए कैसे प्रभावित हुए? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः। अगर लड़की है तो उसको मरवा दो। जगन्यम कृतमिदम। ये तो बहुत ही गलत काम है। मैं इसका त्वं विरोधम न कृतवती। क्या तुम इसका विरोध नहीं की? सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति। वह तुम्हारे शरीर में जो शिशु है उसको ख़त्म करने का सोच रहा है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि। तुम चुप करके बैठी रही। अधुनैव गृह चल। आज ही अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। जब भैया घर आएंगे तो मैं उनके साथ बातें करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। शाम के समय में भैया आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य। हाथ पांव धो करके कपड़े साइड पे उतार करके पूजा गृहम गत्वा पूजा करके दीपम प्रज्वालयति और दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी की स्तुति करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। तभी चाय पीने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। तो आगे क्या होता? राकेश बोलता है माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी। तुम डॉक्टर के पास गई थी। किमा कथयत सा। उन्होंने क्या कहा आपको? माला मौनम मेव आश्रयति।
माला जो है वो चुप करके बैठी रहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति। तभी दौड़ती हुई एक 3 साल की लड़की जिसका नाम अंबिका है वो पिता की आके गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड प्यार देते हैं। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, चॉकलेट देकर के उसे अपनी गोदी से नीचे उतारते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर से माला की ओर प्रश्न पूछ करके ऐसी दृष्टि रख करके उससे फिर से ऐसे देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देख करके उत्तर खुद देती है। क्या उत्तर देती है? शालिनी कहती है, भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कोक्षी पुत्रा अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है या पुत्री, ये जानना चाहते हो? किमर्थम, किस लिए, बताओ तो। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब जो है पता लग ही जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, समय से पहले ऐसी सोच क्यों रखी हुई है आपने, बताओ। राकेशः, राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश ने कहा, बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में एक लड़की है, तो अब हम लड़के के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, अगर कोख में लड़की होगी तो उसको मरवा देंगे। तीव्र स्वरेना, गुस्से से बोलती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, तुम हत्या करना चाहते हो। राकेशः, ना हत्या तो ना, अरे हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निघृणम कृत्यमिदम, तो ये क्या घृणा वाला काम नहीं है? सर्वथा विस्मृतवान, हमेशा तुम भूल गए क्या? अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विवेदम न कृतवान, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया। सा सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को जो है वो बोलते थे। क्या बोलते थे? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवस्तुतिं करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोसि, तुम किस लिए सृष्टि का उत्पत्ति के कारण माता की निंदा करते हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिंतयित्यैव अहम कुंठिता अस्मि, तुम्हारे मन में ये सोच आई, ये सोच करके ही मैं बहुत कुंठित हूँ। तव शिक्षावृता, तुम्हारी जो एजुकेशन है वो किसी काम की नहीं है। राकेशः, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिताश्चास्मि, मुझे शर्म भी आ रही है। अद्य प्रवृत्ति, आज से कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से कभी भी ये बात जो है सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा, जैसे अंबिका जो है मेरे हृदय की स्नेह की पूरी अधिकारी है, वैसे आने वाला भी मेरा उतना ही अधिकारी होगा स्नेह का जितना कि अंबिका। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने इस गर्हित काम का चिंतन करके पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः, यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और यहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता, वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं हैं वो निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, कनिष्ठापि त्वं मम गुरु रसी, पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन, छोटी होती हुई भी तुम मेरी बड़ी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चातापे ना, शालिनी अब पछताओ मत, तुम्हारे मन का मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्,
तुम्हारे मन का अंधकार जो है दूर हो गया, ये खुशी की बात है। भ्रातृ जाय भाभी आगच्छ, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। सारी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः, भैया तुम अपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी ये कसम खाओ। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। जब हम सब मिलकर के ऐसा यथार्थ रूप से चिंतन करेंगे। कौन सा चिंतन करेंगे? तो यहाँ नीचे श्लोक लिखे हुए हैं, अब हम इन्हें पढ़ते हैं। यागार्गी श्रुत चिंतने निपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानांगने कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्यातावितः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदो साह्यताम। इसका इन श्लोकों का जो है अर्थ है कि जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रानुई उद्योग मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाती है, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाएं। तो ये था हमारा पाठ 6 जिसे हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक था हमारा पाठ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पाठ को अच्छे से बार बार पढ़ें। बहुत सुंदर पाठ है और इसे दोहराएं। अब हम बढ़ेंगे पाठ संख्या 7 की ओर। तो चलिए चलते हैं पाठ संख्या 7 की ओर। सप्तमः पाठः भारत जनताहम्। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम् से सावार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कविता की अगले चरण की ओर। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। जिसका हिंदी में अर्थ है, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी कठोर, फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। तो दूसरा श्लोक है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। अर्थात मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और पूरी धरती को परिवार मानती हूँ। रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता हम। जिसका हिंदी में अर्थ है कि मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। अब आगे वाला श्लोक है, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम। इसका अर्थ है कि मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है,
मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है। मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वरदे तिथि देवा भारत जनता हम। अर्थात मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पद यात्राओं तथा देश में भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। मैं प्रजाओं के खेलों पर मोहित, अतिथियों को देवता की तरह समझने वाली भारत की जनता हूँ। तो ये था 5वां श्लोक। अब है 6ठा श्लोक। मैत्री में सहजा प्रकृति, रस्ति नो दुर्बलताया पर्याया, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। जिसका अर्थ है कि मित्रता मेरी सामान्य आदत है, ये मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। तो अब अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता हम। जिसका अर्थ है कि मैं इस संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो ये था हमारा पाठ संख्या 7 जो हमने पढ़ लिया। तो अब हम फटाफट बढ़ते हैं पाठ संख्या 8 की ओर। तो बने रहिए और देखते रहिए। अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकाः। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्रम की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो ये इसकी भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। के आसन ते अज्ञात नामाना। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः, इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए, यही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं, निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्मः, परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत् किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकञ्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दिहाई और सैकड़ों ये शून्य में ही बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो। इस नए समाज के मन में ये जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसा कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। यो नूतन प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते, पुरा ते बहुप्रतीताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः?
यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः। गजपरिमाणम् एव मापनकारे उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। अर्थात आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वह बहुत प्रसिद्ध होते थे। ठीक है। निश्चित ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। गजदर कौन होता है? जो गज के माप को धारण करता है वह गजदर होता है। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजदर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे, इसी रूप में जाने जाते। गजदराः वास्तुकाराः आसन्। गजदर वास्तुकार थे। कामं चाहे ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजदराः निवालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म, प्रतिधाने ते न तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। गजदर वास्तुकार थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजदर ही निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। वह योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। बदले में वह राशि पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हों। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों को हमारा नमस्कार है। तो ये था हमारा पाठ संख्या 7। तो जल्दी से हम बढ़ेंगे पाठ संख्या 8 की ओर और पढ़ेंगे हम लोग पाठ संख्या 8। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महापाठः सप्तभगिन्यः। 7 भगिन्यः बहनें। सप्तभगिनी ये एक उपनाम है। ठीक है, ये एक निक नेम है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। इस पाठ में जो है अधिकतर प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है और ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, बातचीत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अध्यापिका सुप्रभातम। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयं। बताओ आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सब लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छी बात है। वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा 24 महोदय। 24 हैं महोदय। सिल्वी नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोऽपि और कोई बताओ। मध्य एवं बीच से ही कोई बोलता है। महोदय मे भगिनी मेरी बहन कथयति कहती है यदस्माकं देशे कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति। इनको लेकर के 7 और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका
सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। तो सम्यक जाना तुम्हारी बहन सही जानती है, तो ठीक है, ये भी जान लो कि इन राज्यों में सप्त राज्यों का एक समूह भी है जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ता, सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्या 7 सिस्टर निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। मैम, ये सप्तभगिन्या ये किस लिए कहलाते हैं? अध्यापिका, प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, ये प्रयोग जो है प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपादिना प्रथितानि। सामाजिक सांस्कृतिक ये सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई है। समीक्षा, कौतूहलम मैं न खलु शांतिम गच्छति, मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है और शांति नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि, जब तक आप ये बताओगे नहीं कि वो 7 राज्य कौन से हैं। अध्यापिका, मैडम कहती है शृणुत, सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव नात्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः असमः, मणिपुरम मिजोरम, मेघालय नागालैंड, त्रिपुरा चेती। इस श्लोक का अर्थ है कि आ से 2, मा से 3, ना और त्रि से युक्त ये 2, ये 7 राज्यों का समूह है जो भगिनी सप्तकम कहलाता है। आ से 2 कौन से? अरुणाचल और असम। मा से 2 मणिपुर, मिजोरम और मेघालय 3 है ना, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सब मिलाकर के कितने होते हैं? 7। तो हालांकि ये जो है क्षेत्र परिमाण के लिहाज से बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े जाने जा सकते हैं। सर्वे सभी कहते हैं। कथम कथम, कैसे कैसे बताओ मैडम। अध्यापिका कहती है इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में हमेशा आज़ाद ही दिखाई दी। ना केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इनको नहीं जीता। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। बहुत सारी सांस्कृतिक विशिष्टताओं से भारत भूमि पर इन सब बहनों की संस्कृति जो है वो महत्वदायिनी है। तन्वी, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। ये सुनने में बहुत मधुर शब्द है। सबसे पहले ये गई शताब्दी में यानी कि 1972 अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा बोला गया था। इसी काल में इन राज्यों का पुनः संगठन भी हुआ था। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इनका कुछ और भी विशिष्टता है? स्वरा की बात का जवाब देते हुए अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, हाँ है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्तिभिः प्राकृतिक संपदभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प इन सब प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते इमानि। भारत देश में ये गुलदस्ते जैसे हैं। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्तभगिन्याः सन्ति। राजीव कहता है हाँ, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी हमारी बहन होती है, वैसे ही हमारे देश रूपी घर में सबसे अधिक प्यारी ये 7 सिस्टर्स हैं।